राजस्थान का सियासी बहरान आज आर पार की लड़ाई में बदल गया जब बरसरे इख्तिदार कांग्रेस ने बागी सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और रियासती सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनके हामियों की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी हो गई। इस सियासी दंगल में वजीर आला अशोक गहलोत फातेह की तरह, विजेता की तरह सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि हारा कौन? खुद पर हुई कार्रवाई के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जिस तरह का उलटफेर हुआ है, उसके बाद सवाल यही कि सच क्या है? क्या यह सच कि पायलट को एसओजी का नोटिस है जिसके पीछे उन्हें परेशान करने की मंशा बताई जा रही है, या सच सुरजेवाला का यह इल्जाम है कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी की जड़ें हिलाने में लगे थे? इसीलिए राजस्थान की सियासत में इल्जामात के इन परेशान सच के बीच बड़ा सवाल यह है कि पराजित कौन हुआ? क्या पायलट पराजित हुए, जिनके लिए बीजेपी ने दरवाजे खोल देने का इशारा दिया है? लेकिन इसके खतरों को समझते हुए पायलट ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, या गहलोत सचमुच जीत गए, जिनके लिए पायलट को किनारे करने के बाद लंबे वक्त तक अक्सरियत बरकरार रखना, बहुमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सवाल यह भी कि कहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ी सियासी भूल तो नहीं, जिससे पार्टी को रियासत में ही नहीं बल्कि कौमी सियासत में, राष्ट्रीय राजनीति में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पायलट ने कहीं ऐसी राह तो नहीं चुन ली जहां मुस्तकबिल के अंधे कुएं से कौन सा हैरत अंगेज सच सामने आएगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए इन परेशान सच का सबसे बड़ा सवाल यही कि पराजित कौन हुआ, शिकस्त किसे हासिल हुई, कौन हारा? आज बात इसी मुद्दे पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज किसने क्या कहा। आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे, एक प्रकार से एक मौका और देंगे। हो सकता है वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए इतना पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे, पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे, वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वही टीम वहाँ पर लग गई है, क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है? सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहे? ये बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है। कोई भी राहुल गांधी के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अगर दोनों कभी मुख्यमंत्री बन जाते
मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो वो उनका कद और उनकी योग्यता इतनी हो जाती कि वो राहुल गांधी के लिए भविष्य में खतरा बन जाते। इसलिए झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसके पड़कतरो। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सियासी तज्जियाकार ऋषि मिश्रा जी और साथ ही कांग्रेस लीडर और राज्यसभा रुकन साबिक राज्यसभा रुकन हुसैन दलवाई साहब भी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल हुसैन दलवाई साहब से ही है। सर, आपने आज सचिन पायलट का ट्वीट पढ़ा होगा, उसमें उनका दर्द झलका, उनके मसाइल उसमें वाजे हो रहे थे। उन्होंने लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इस सच को कौन परेशान कर रहा था और सच क्या था जो परेशान हो रहा था? ऐसा देखिए, इसके पहले आप जो बोले, इसके पहले आपने सवाल किया, उसके पहले कौन बोला मालूम नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राहुल गांधी को कोई चैलेंज होगा, इसलिए ये तरह ऐसे युवा नेताओं को बाधित किया जाता है। ये सब बीजेपी के प्रचार का भाग है, उसमें कोई तथ्य नहीं। एक बात में सर, बीजेपी का इसमें कोई प्रचार नहीं है। सर, सचिन पायलट ने ट्वीट किया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं काफी पीछे, इसलिए ये उन्होंने कदम उठाया है। इस तरह सुनिए मेरा जी, ऐसा है, सचिन पायलट को इतना दावा देने का काम ही राहुल जी ने किया, ये बात ध्यान में रखिए। उनको 26 साल के थे तब वो सांसद बने, 30 साल के थे केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनको बनाने की जरूरत नहीं, राहुल जी की वजह से वो बन गए। 34 साल के थे, प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? राहुल जी ने बनाया। अगर बड़ा वो खतरा है ऐसा समझते तो उनका के लिए बनाते। और इतना ही नहीं, 40 साल में वो उप मुख्यमंत्री बने। और एक बात बोलता हूँ कि वो डिप्टी सीएम भी बने और साथ में यूसीसी प्रेसिडेंट भी। तो बड़े जिम्मेदार पद उनको मिले। और कोई बात होगी तो एक ध्यान में रखना कि बड़े बड़े नेताओं ने उनसे 3 दिन से लगातार बातचीत करके सवाल सुलझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना नहीं। ऐसा राहुल जी खुद बहुत दफा बोले, प्रियंका जी बोली, बहुत बड़े नेता अहमद पटेल साहब बार बार बोले उनसे, तो भी वो माने नहीं। इसका मतलब उनके पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश है। सर, एक सवाल और सर, आप भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बहुत नवाजा, ओहदों से नवाजा। 26 साल में एमपी बने, 32 साल में वो मरकजी वजीर बने, 34 साल की उम्र में उन्हें पीसीसी का चेयरमैन बनाया गया, 40 साल की उम्र में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। ये रणदीप सुरजेवाला जी ने भी आज कहा और आप भी कह रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई पैरामीटर नहीं है, सलाहियत, अहलियत, लियाकत, सियासत, ये अहलियत नहीं है जो राहुल गांधी जी के करीब हो उसको ओहदे से नवाजा जाता है? नहीं, ऐसा है कि उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई। उनको युवा नेताओं को अलग अलग जगह उन्होंने नहीं, तो ये साफ करिए सर। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट को जो जिम्मेदारियां कम उम्र से दी जाने लगी, उनको जो ओहदे से नवाजा जाने लगा, वो उनकी अहलियत और सलाहियत पर या राहुल गांधी से उनकी कुर्बत पर? सलाहियत वगैरह तो होती है, लेकिन सलाहियत होने से राजनीति नहीं चलती। सलाहियत बीजेपी में बहुत लोगों को है। मैं बीजेपी का सवाल ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो कांग्रेस के बिखरते कुनबे पर सवाल कर रहा हूँ सर। जो सूरत हाल है, आप बीजेपी की तरफ मत जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं उनसे सवाल करूंगा। हरियर रघुवंशी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है सर, आपके पास आऊंगा। सर, मेरा इस जवाब दीजिए। सलाहियत होती है, इसलिए आदमी आगे नहीं जाता। कोई न कोई सलाहियत तो होनी चाहिए ही, लेकिन उसके पीछे भी कोई न कोई की सपोर्ट होना चाहिए। और सपोर्ट की वजह से मतलब गुटबाजी होना चाहिए, लॉबिंग होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? आपको जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। यहाँ तक वो आए
वो सपोर्ट की वजह से आए, ये तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आपके पास आपको नहीं तो सबको ये इस तरह का मौका नहीं मिलता। ठीक है उनको एक मौका तो दिया गया, सलाहियत नहीं है, ये ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ, मेरे उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह का अभी बीजेपी की राजनीति करना बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए, आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी भी हैं। ऋषि मिश्रा जी, सचिन पायलट को आज उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया, उनके 2 हामी मंत्रियों, उनके समर्थक मंत्रियों को भी हटा दिया गया। विश्वेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक शेयर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो यानी कांग्रेस के अंदर खामोशी में बेबसी का इजहार होता है, यानी वहां पर कोई बोल नहीं सकता। देखिए अब्बास भाई, 2 बातें हैं जी। इससे पहले जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, उनके कुछ बात से इत्तेफाक रखता हूं और कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये कहना गलत है कि सिर्फ राहुल गांधी के बदहस्त के कारण सचिन पायलट इतने बड़े नेता बने। बिल्कुल सच्चाई है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का बदहस्त सचिन पायलट के सर पे था, लेकिन सचिन पायलट खुद प्रतिभावान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और यूथ में, राजस्थान के यूथ में अच्छा प्रभाव था और गुज्जर समुदाय से आते हैं और गुज्जर समुदाय उनको अपना नेता मानती है। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन सचिन पायलट, ये बात भी सही है कि बहुत कम उम्र में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, 5-5 उनके पास मिनिस्ट्री थी। लेकिन सचिन पायलट को कहीं न कहीं मुझे लगता है सचिन पायलट ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। उन्हें लगा कि कम से कम उन्हें 30 से 40 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा यदि वो बगावत करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और निकला। जहां तक हमारा इंफॉर्मेशन है, सचिन पायलट के पास अभी भी 15 से 17 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अब्बास भाई, जो आप टैली देखेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टैली का डिफरेंस है 45 सीटों का है। जब तक आप 30 से 35 विधायकों को नहीं तोड़ पाएंगे कांग्रेस का, तब तक अशोक गहलोत की सरकार को गिरना नामुमकिन है। नंबर 3, आप अशोक गहलोत के राजनीति को स्टडी करेंगे तो अशोक गहलोत जब 98 में पहली बार सीएम बनाया गया था, उस समय भी परसराम मैद्रेना जो जाट के सबसे बड़ा नेता थे और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जब 10 जनपद से जो निर्णय सुनाई गई कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद आपने देखा होगा 2008 में आपने देखा होगा, उस समय भी सीपी जोशी चेहरा हुआ करते थे मुख्यमंत्री के, फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बनाया गया। और तीसरी बार आप 2018 में भी देखा कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत के पास विधायकों का जो मैजिक नंबर है वो है गांधी परिवार का बदहस्त है। और कहीं न कहीं सचिन पायलट 3 बार सीएम रहे हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये नेचुरली है कि पूरे राजस्थान में, जिला में, ब्लॉक में अशोक गहलोत के समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चुनना था। अब स्वाभाविक है, जिनके पास नंबर ज्यादा होंगे उनको आला कमान चुनेगी और अशोक गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। अब सचिन पायलट के लिए किंग कर्तव्य विमुक्त सा स्थिति हो गया है। जाए तो जाए कहां, बीजेपी में जाए तो बीजेपी उतनी महत्व नहीं देगी क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है। तो सचिन पायलट के पास वर्तमान परिस्थिति में अब्बास भाई यही है कि वो अलग एक मोर्चा बनाए और कांग्रेस से जितने भी बागी और असंतुष्ट नेता हैं उनको कितना तोड़ पाते हैं, क्योंकि अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव है, उसी में अशोक गहलोत सचिन पायलट के राजनीतिक कैरियर का आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप जो अलग अलग फार्मूला बता रहे हैं, तो किस फार्मूले पे आगे बढ़ सकते हैं सचिन पायलट? कांग्रेस में तो अब बहुत कम उम्मीद है। देखिए अब्बास भाई, जो मेरी राजनीतिक सूझबूझ बताती है कि बीजेपी सचिन पायलट को बाहर से समर्थन तभी करेगी जब 30 से 40
विधायकों को ये तोड़ पाते हैं। ये अभी के हालात में नामुमकिन लग रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत कैबिनेट के बैठक बुलाए हैं, हो सकता है सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने को बोले, नए कैबिनेट का गठन होगा। और मैं आपको बता दूं, एक डिप्टी सीएम का पद भी रखा गया है। और गोविंद सिंह डोटासरा को जो अध्यक्ष बनाया गया वो जाट समुदाय से हैं और 18% जाट है, तो कहीं ना कहीं जाट को खुश करने की कोशिश की गई है। आप देखिए डिप्टी सीएम का पद किसको दिया जाता है। जहां तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी में क्या उनको वो सम्मान मिलेगा? क्या वो सतीश पूनिया के अंडर काम करेंगे जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं? वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो पहली बार आमेर से विधायक चुन के आए हैं। क्या वो वसुंधरा उनको, सचिन पायलट को बीजेपी में समावेश करने देगी? और हमारा सूत्र ये कह रहा है कि वसुंधरा राजे ने स्पष्ट एक संकेत दिया है कि सचिन पायलट यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो केंद्र की राजनीति करेंगे, राज्य की राजनीति नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ये पेच फंसती हुई दिख रही है। और सचिन पायलट कहीं न कहीं उत्साह में जो कदम उठाया है उससे सचिन पायलट का वो स्थिति है, आगे कुआं है पीछे खाई है। ठीक है सर। हमारे साथ बीजेपी लीडर हरिहर रघुवंशी जी भी हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जो इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे का सारा खेल क्या बीजेपी कर रही है? अब्बास भाई, कांग्रेस का इतिहास रहा है अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर मढ़ना। कांग्रेस दर्जनों बार टूटी है। कांग्रेस तिवारी बनी, कांग्रेस शरद पवार बनी, कांग्रेस और न जाने कितने कितने कांग्रेस बनी। हमेशा उस समय तो बीजेपी नहीं थी। कांग्रेस अपने कारणों से टूटती है और कांग्रेस में जो प्रतिभावान लोग हैं उनकी उपेक्षा होती है, लगातार होती है। उसके कारण से लोग जाते हैं। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, मुझे लगता है कि राजस्थान में स्वाभिमान की लड़ाई है और सचिन पायलट अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गांधी परिवार में स्वाभिमान का कोई सम्मान नहीं है। गांधी परिवार में चापलूसों का सम्मान है। वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, वही व्यक्ति अहम पदों पर रहेगा जो गांधी परिवार का। लेकिन सर फिर बीजेपी ने फिर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को क्यों भेज दिया? सचिन पायलट कमजोर पड़ने लगे थे इसलिए क्या? नहीं, बीजेपी सरकार ईडी और नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। ईडी को भेजने का कारण सचिन पायलट नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत सरकारी एजेंसियां अपना काम करती हैं। कांग्रेस लीडरान तो कल से ये सवाल उठा रहे हैं ना, ये मेरा सवाल नहीं है। कांग्रेस लीडरान सवाल उठा रहे हैं ना कि इसीलिए सरकारी एजेंसियों को भेजा गया कि राजेश पायलट की तादाद कम पड़ रही थी, एमएलएज नहीं आ रहे थे उनको संभालने के लिए। अब्बास भाई, राजीव अरोड़ा गहलोत के सबसे क्लोज है और राजीव अरोड़ा के घर पे ही छापामारी क्यों किया गया? जी, अरे आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा और राजीव अरोड़ा ही राज्यसभा में उम्मीदवार हुआ कर अशोक गहलोत के पहले पसंद थे। शांत हो जाइए अब्बास भाई, इनको शांत करिए। ऋषि मिश्रा जी, आप बोलने दीजिए हरिहर रघुवंशी जी। अच्छा जी, ऋषि जी आप बीच में बहुत बोलते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं, आप भी हमारी बात सुनिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और सरकारी एजेंसियों का अपना तरीका है, वो महीनों से रैकी होती है, कहाँ छापा मारना, कहाँ करना है, उसमें हम लोगों का कोई डायरेक्ट दखल नहीं होता। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि ये घटना जब घटी उस दौरान वो छापा पड़ा, इस घटना से वो छापे का कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग जो निकल रहे हैं, खास तौर से जो युवा हैं, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे पायलट जी हों, चाहे और कई सारे लोग अभी और लाइन में हैं, इनके युवा जो प्रतिभावान लोग हैं, वो एक एक करके सब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। इसलिए कि वहां पे प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है, वहां चापलूसों का सम्मान है, वहां किसी की बात नहीं। ठीक है सर, हमारे साथ कांग्रेस लीडर परिवार की बात सुनी जाती है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ। ठीक है सर। हुसैन दलवाई साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि सचिन पायलट को तमाम ओहदों से बरतरफ कर दिया गया? उनको समझाया गया होता, 2-4 दिन इंतजार किया जाता, उनके मुतालबात को समझा जाता, उनकी मांगों को समझा जाता, कोशिश की जाती, उन्हें मनाया जाता, उन्हें उनकी मुतालबात को समझा जाता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जल्दबाजी नहीं की। कांग्रेस ने बहुत दिन से उनको समझाने की कोशिश की। गए 3 दिन में तो राहुल जी खुद बहुत दफा बोले, प्रियंका जी बोली, अहमद पटेल साहब बोले, सारे बड़े बड़े नेता उनसे बात किए, उनको समझाने की कोशिश की। खुद
गहलोत साहब भी उनके साथ बात किए। ऐसा है कि कहाँ न कहाँ हल निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने तय किया था और कहाँ न कहाँ बीजेपी का सर कोशिश होती तो आप एसओजी का नोटिस भेजते सर। अपनी सरकार में डिप्टी सीएम के खिलाफ नोटिस भेज दिया जाता है। नोटिस भेज के अपनी सरकार के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच करवाई जा रही है। ये कोशिश थी, शायद वो ये कह रहे हैं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऐसा है कि इतनी सारी तकलीफ, इतना सब सारा बात करने के बावजूद भी वो अपने इसके लिए हक रहे कि सीएम पद ही चाहिए। उनके साथ बातचीत हो रही थी, अलग अलग तरह से ये सवाल हल करने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने माना नहीं। एक बात ध्यान में रखिए, ये क्या राजस्थान के हद तक की बात नहीं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, यहाँ कोरोना के साथ पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ने के बजाय एक एक सरकार तोड़ने के काम चलाए। तो सर सवाल यही है ना, कि क्या कांग्रेस संगठन राजस्थान की बात क्यों करते हो? वो आपके यूपी में आपकी सरकार है ना, वहाँ सब ये सारी गड़बड़ी हो गई है। 3000 लोगों को मारा, ये बड़ी फकर से वहाँ के सीएम बोल रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आज भी उन्होंने उनके जो ये है होम मिनिस्टर वो शाह साहब एक बात भी कहते नहीं, क्यों ये ऐसा हो रहा है कि किसको भी मारेंगे, हम मारेंगे। किसको मार दिया सर? यानी किसको मार दिया? कानून हाथ में, कानून सर किसको मार दिया यूपी में? 3000 कानून हाथ में लेके करना ठीक है बात है क्या? अभी तक मुसलमानों को मारे, दलितों को मारे, अभी ब्राह्मणों को भी मारने लगे। अब्बास भाई ये आप एक खूंखार, एक दुर्दांत अपराधी को मारने का मतलब आप बता रहे हैं ब्राह्मणों को मारा? नहीं, अपराधी को मारा, लेकिन अपराधी को आप पुलिस कैसी मारती है? कोर्ट ने मारना चाहिए ना, आप क्यों कानून हाथ में लेते हो? क्या आपने एनकाउंटर की स्टोरी तो पढ़ी होगी ना सर? एनकाउंटर किन सूरत हाल में किया जाता है? बड़ा गुंडा कोई नहीं मारा जाता है। सर मैंने आपसे सवाल कांग्रेस की सियासत पे किया था। वाले बड़े पैमाने पे ब्राह्मण अपना ये बड़े पैमाने पे मुसलमान और दलित और ओबीसी कैसे रहते हैं? क्यों नहीं वहाँ बड़े गुंडे और नहीं है क्या ऊपर के जाके? सर कौन से मुसलमान और कौन से दलित उत्तर प्रदेश में मारा गया? सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। क्योंकि वो सारी बातें हुसैन दलवाई साहब, हुसैन दलवाई साहब ये डर से मारा गया, ध्यान में रखिए। हुसैन दलवाई साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप यूपी पहुंच गए। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की जो रियासत में जो जिन रियासतों में सरकारें हैं वो इतनी कमजोर क्यों है कि कोई भी चाहता है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी इस पर्दे के पीछे है, कि इतनी कमजोर कैसे हो जाती है कि कोई भी उस किले में घुस जाए, उसमें सेंध लगा दे और आपकी सरकार गिरा दे? अरे आप ही बोले ना कि कभी ईडी लगाओ, कभी आईबी का ये लगाओ, ये इस तरह का लोगों को तकलीफ दीजिए, पैसे की आमिश दिखाइए, बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए दिखाइए, इससे ये होता है। ये राजनीति यानी अनडेमोक्रेटिक राजनीति के लिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राजनीति नहीं हो रही है। ये सारी राजनीति, इनको खाली इस देश में जो यहाँ माली हालात जो खराब हो गए हैं, लोगों की नौकरियां गई है, उसके बारे में कुछ सोचने के बजाय सारे जगह हम ही होने चाहिए, ये सब उनका चला है। उनकी राजनीति यहाँ सीमित है, ध्यान में रखिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन दलवाई साहब हमसे बात करने के लिए। हमारे और ऋषि मिश्रा जी जो मेहमान हैं और दूसरे मेहमान हरिहर रघुवंशी जी हमारे साथ बने रहेंगे। चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत में पैदा हुए बहरान पर और सचिन पायलट के उस ट्वीट पर कि परेशान कौन, पराजित कौन, यानी परेशान सत्य, पराजित कौन है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सर ऋषि मिश्रा जी, आपसे सवाल है कि परेशान कौन है और पराजित कौन है?
उन्होंने जो लिखा, और विश्वेंद्र सिंह का जो ट्वीट है, उनके जो दूसरे एक हामी हैं जिनको वजीर के ओहदे से बरतरफ किया गया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा शेर लिखा। मुझे बड़ा पसंद आया वो शेर कि मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। इन दोनों को आप जेरे नज़र रखिए, अपनी निगाहों के सामने रखिए, और राजस्थान के अंदर की सियासत, कांग्रेस के अंदर की सियासत, सरकार के अंदर की सियासत को समझाने की कोशिश कीजिए। आप सियासी तज्जियाकार हैं। अब्बास भाई देखिए, पहला मेरा ये है कि यदि पार्टी में कुछ कन्फ्लिक्ट था, दो बड़े नेताओं के बीच में यदि मतांतर था, तो ये जिम्मेवारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो वहां के प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनकी जिम्मेवारी थी। यदि दो बड़े नेताओं में कन्फ्लिक्ट था किसी चीज के लिए, मंत्रालय को लेके, संगठन को लेके, तो बातचीत करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट जैसे बड़े नेता का पार्टी से जाना कहीं न कहीं राजस्थान कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे कांग्रेस के लिए जो एक मैं क्षति मानता हूं। और सचिन पायलट एक डायनामिक नेता हैं और उनका अपना एक प्रभाव है राजस्थान में। जहां तक आपने विश्वेंद्र सिंह की बात की, विश्वेंद्र सिंह भरतपुर राजघराने से आते हैं, जाट नेता हैं, और भरतपुर संभाग में उनका अपना एक खास प्रभाव है और बड़े नेता हैं। और उनका इस प्रकार का बयान आना कहीं न कहीं ये बतलाता है कि जो सचिन पायलट खेमा के नेता थे, चाहे विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे वो रमेश मीना हो, चाहे मुरारी लाल मीना हो, चाहे हेमराम चौधरी हो, मुकेश भाकर हो, ऐसे भंवरलाल शर्मा हो, 17 एमएलए का ये कंप्लेन था जो सचिन पायलट गुट के हैं कि उनको अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता था। सचिन पायलट का आरोप है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में या किसी भी सरकारी जो ऐड दिया जाता था गवर्नमेंट का, उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं होता था। सचिन पायलट का ये आरोप था कि वो अपने कलम से, अपने आदेश से किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट का जो आरोप था अशोक गहलोत को लेके, तो पार्टी आलाकमान होने के नाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उनके समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए था। आज बहुत दुख की बात है कांग्रेस के लिए कि इतना बड़ा नेता ज्योतिराज सिंधिया के बाद सचिन पायलट, जिनकी एक साफ सुथरी छवि थी भारत के राजनीति में, राजस्थान के राजनीति में, उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन अशोक गहलोत 70 प्लस के हैं, फिर भी उनका संगठन से लेके सरकार में इतनी पकड़ है। मैं ये मानता हूं कि सचिन पायलट 6 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे। क्या ऐसी सचिन पायलट में कमी थी कि आप 50 विधायक भी नहीं तोड़ पाए, 40 विधायक भी नहीं तोड़ पाए? यदि आज 40 विधायक सचिन पायलट के साथ होते तो कहीं न कहीं आला कमान को भी झुकना ही पड़ता। लेकिन विपरीत स्थिति ये थी कि गहलोत के पास 104, अगर उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है, विधायकों की तादाद नहीं है, तो आला कमान ने एक उभरते हुए एक नौजवान लीडर को नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया, पार्टी से बरतरफ, हुकूमत से और पार्टी के ओहदे से बरतरफ कर दिया। देखिए, ये कहीं न कहीं अशोक गहलोत खेमा की तरफ से आला कमान को समझाया गया। राज्यसभा चुनाव के समय से ये खेल चल रहा था कि सचिन पायलट सरकार को गिरा सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं, और कहीं न कहीं सचिन पायलट अमित शाह और जेपी नड्डा के टच में हैं। तो कहीं न कहीं, और सचिन पायलट का कुछ दिनों के बाद बागी रुख अख्तियार करना, ये कहीं न कहीं साबित आला कमान के नजर में गहलोत ने किया कि जो मैं आपको कह रहा था वो कहीं न कहीं इसमें हकीकत है। ये कहां से जाहिर हुआ कि वो अमित शाह के टच में और जेपी नड्डा के टच में? पिछले 6 महीने जिस प्रकार से 15 से 17 विधायक हरियाणा के एक होटल में थे, और वहां पे हरियाणा के सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए थे, तो कहीं न कहीं ये बू आती है कि इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी का एक मौन समर्थन था। यदि सचिन पायलट कुछ बड़ा कर पाते हैं, कुछ बड़ा तोड़ पाते हैं, कांग्रेस के विधायकों में सिंध लगा पाते हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन आज का स्टेटस बताता हूं, प्रियंका गांधी सचिन पायलट के सभी बातों को
उन्होंने कहा आपके जो मांगे हैं उन पे कांग्रेस सहमत है, लेकिन उनका एक इम्पोर्टेंट मांग सचिन पायलट का था कि 2022 के अंत में हमें सीएम घोषित किया जाए ताकि हमको 1 साल मिले और मेरे लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ा जाए। इसी बात को लेके रार ठनी। सचिन पायलट के हर मांग को प्रियंका गांधी मानने को तैयार थी। पहला मांग था अविनाश पांडे को हटाया जाए, क्योंकि अविनाश पांडे जो इंचार्ज हैं, गहलोत के करीबी हैं। दूसरा मांग था उनके 4 मिनिस्टरों को शामिल किया जाए, जिसमें वित्त मंत्रालय से लेके गृह मंत्रालय था। उसपे भी प्रियंका गांधी और कांग्रेस हाईकमान राजी थी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी राजी थी। लेकिन जो चौथा और सबसे बड़ा मांग सचिन पायलट का था कि 2022 के अंत तक हमें चेहरा घोषित किया जाए और चुनाव में जाने से पहले हमें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। इसी बात पे रार कांग्रेस हाईकमान और सचिन पायलट के बीच में रह गई, जिसके कारण सचिन पायलट कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये बात क्यों नहीं मानी गई, क्योंकि पिछला चुनाव सचिन पायलट की लीडरशिप में ही, उनकी क़यादत में ही जीता गया है। हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी अब्बास भाई, आप जाने माने देश के जाने माने पत्रकार हैं। जाने माने, मैं एक लाइन खत्म कर लूं, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। लोकतंत्र में उसी का चलता है जिसके पास संख्या बल एमपी होते हैं, जिसके पास विधायक होते हैं। ठीक है। सचिन पायलट संख्या बल, सचिन पायलट के पास आज संख्या बल नहीं था, नहीं तो सचिन पायलट भी बार्गेनिंग करने के खेल में कहीं न कहीं सफल होते। ठीक है। हरिहर रघुवंशी जी, देखिए ऋषि मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे बीजेपी है। अशोक गहलोत ने भी आज बयान दिया है कि बीजेपी पिछले 6 महीने से सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन उसकी किसी भी साजिश को, उसके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देखो, कांग्रेस की ये फितरत रही है कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए बीजेपी को ले आती है। वो आप देखो, जब राज्यसभा का चुनाव था तो लगातार कांग्रेस से बयान देती रही कि बीजेपी के साथ सचिन पायलट मिले हैं, साजिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में क्या हुआ? 1% सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस में किसी लीडर के मास होने का कोई मतलब नहीं है। उसका 10 जनपद में कितना प्रभाव है उनके लोगों का और कितनी वहां चापलूसी है, उससे मतलब है। चुनाव लड़ाते हैं सचिन पायलट, माइंडेड उनको मिलता है, मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। और ये आज नहीं हुआ। आप देखो हरियाणा में क्या हुआ था, चुनाव लड़ाया भजन लाल, मुख्यमंत्री हो गए हुड्डा। इस तरह से होता रहा है। दूसरी चीज, लेकिन वो तो फिर विधायकों को बटोर भी तो नहीं पाए सचिन पायलट। नहीं, इनके यहाँ 30-40 विधायक भी तो उनके पास नहीं आ पाए। नहीं, विधायकों को बटोरने का मामला नहीं है। आप ये देखो, उस सरकार में जिस सरकार का डिप्टी सीएम, उसका प्रदेश अध्यक्ष खुद काम नहीं करवा पा रहा है अपने प्रदेश में लोगों के लिए, तो उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा? आज गहलोत सरकार अल्पमत में है और आप निश्चित मान लेना कि अल्पमत की सरकार राजस्थान के लोगों के हित के लिए नहीं है। वो सरकार एक न एक दिन जानी है, क्योंकि वो राजस्थान के हित में नहीं है। और पीछे का आप इनका इतिहास देखो, जो तमाम ऊर्जावान लोग रहे सवाल है मेरा सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। आप ये देखो, अर्जुन सिंह गए, एनडी तिवारी गए, शरद पवार गए, रीता बहुगुणा गई, तमाम लोग, इतनी लंबी फेरिस्त है, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, तमाम बड़े बड़े लोग गए। और आपने भी सबके लिए दरवाजे खोले, आपने भी बहुतों के लिए, बहुत से कांग्रेसियों के लिए दरवाजे खोले आपने। नहीं, अब्बास भाई, जिनका भी नाम मैं ले रहा हूँ, इसमें से 99% लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी, हरिहर जी, लोग कहते हैं कि बीजेपी नारा दे रही कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बना रही है कांग्रेस युक्त बीजेपी। नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी नहीं बन रही है। कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, कोई भी प्रतिभावान भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, कोई भी काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। ऋषि मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह दीजिए, फिर हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, सियासी तजियाकार हैं, अच्छा बोलते हैं। विशाल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, हम आपके पास आते हैं। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। मेरा हरिहर जी से सवाल है, या अब्बास भाई आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि किस पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है, किस पार्टी में मतांतर नहीं होता है। आज जो हरिहरन जी ज्ञान बांट रहे हैं, इनको नहीं मालूम है गुजरात में संजय जोशी जैसे बड़े नेता को किसने निपटा दिया?
गोविंदाचार्य जैसे बड़े नेता को दिल्ली के लुटियंस के जो गैंग थे कैसे निपटा दिए, एक गलत स्टोरी ड्राफ्ट करके जो उन्होंने बयान ही नहीं दिया था। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो उनको लुटियंस के जो गैंग, जो अब एक नेत्री अब नहीं रही इस दुनिया में, उनके गैंग के पत्रकारों ने कैसे उनको निपटाया। संजय जोशी इतने बड़े नेता जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री है, उनके कद के नेता हुआ करते थे। संजय जोशी को कैसे निपटाया गया, क्या कहते हैं, केशुभाई पटेल को कैसे निपटाया गया, सुरेश मेहता को कैसे निपटाया गया। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में इस प्रकार का और चलता रहता है। ठीक है सर, हमारे साथ विशाल मिश्रा जी हैं। विशाल मिश्रा जी सियासी तज्जियाकार हैं। सीडी कांड याद होगा आपको, विशाल जी, सीडी कांड याद होगा, हरियाणा जी, सीडी कांड। ठीक है सर, ऋषि मिश्रा जी, ठीक है। उसमें से कौन सा विशाल जी, कांग्रेस में चला गया। विशाल जी, मेरा सवाल, आज हमने जो बहस शुरू की है वो सचिन पायलट के ट्वीट से। सचिन पायलट ने जो लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आप सियासी तज्जियाकार हैं, कि वो कौन सी परेशानी थी और वो कौन सा सच है जो परेशान है, और कौन पराजित होने के डर से सियासत कर रहा है, और क्या कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर उनको, सचिन पायलट को हाशिए पे डाल दिया गया था। देखिए अब्बास भाई, जहां तक राजस्थान की घटनाक्रम का प्रश्न है और सचिन पायलट जी के, कांग्रेस अभी तक तो खैर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है छोड़ने का। ये सारी जो घटनाक्रम है, आप अगर इसकी तह में जाएं तो आपको एक चीज साफ साफ नजर आएगी, और वो ये है कि कांग्रेस खुद के बने बनाए परिवारवाद और वंशवाद की परंपरा से आगे नहीं बढ़ पा रही। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन ये बात तो सत्य है कि यहाँ पर वंशवाद और परिवारवाद की परंपरा की जड़ें इतनी मजबूत हैं, सामंतशाही की परंपरा इतनी मजबूत है कि आप देखिए एक एक करके जितने युवा लोग हैं भारत, आपको तो मालूम है अब्बास जी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हम उसका भी मतलब लाभ कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पा रही। आप एक एक करके देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, सचिन पायलट जी की नाराजगी चली रही थी, मुरली देवरा जी की न्यूज में लगातार आ ही रहा है कि नाराज हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश से जो है नाम आया था बीच में। हाँ, तो अब ये बेसिकली है क्या? बेसिकली ये कांग्रेस के अपने खुद के सामंतशाही की लड़ाई है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, आप ही के चैनल पर डिबेट पर मैं, जब हम लोग, और ये ऋषि मिश्रा जी हैं, जब राजस्थान का चुनाव था तो हम लोग बैठते थे, तब भी ये चर्चा हो रही थी। और उस समय कितना यूथ सचिन पायलट जी के साथ खड़ा था वहां। तब कांग्रेस आला कमान ने, हाई कमान ने इंटरवीन किया और चीजें कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज, जो भी वो म्यूचुअल कंप्रोमाइज पर आकर रुका। हमें यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि आज कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि हमने सचिन पायलट को ये दिया, इस उम्र में ये बनाया, इस उम्र में सांसद बने, मंत्री बने। भाई आपने कोई एहसान नहीं किया। ही वॉज अ पार्टी वर्कर एंड ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द कांग्रेस पार्टी। तो आप उनको नहीं बनाते तो कौन बनाता? आज की डेट में आप एक एक करके ऐसे गिना रहे जैसे आपने कोई एहसान कर दिया हो। जो आदमी 17 साल से अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए डेडिकेट कर रखा हो, जिसने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोबारा बनवाने में जी तो मेहनत किया हो और सरकार बनवाई हो, उसको आप दरकिनार कर दें। देखिए अब्बास भाई, एक शेर है, एक पंक्ति है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब ये तो सचिन पायलट जी बताएंगे और कांग्रेस बताएगी, लेकिन जहां तक सचिन पायलट जी के ट्वीट, आप ट्वीट से चीजों को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करें। अब कोई भी व्यक्ति हो अब्बास भाई, आप हो या हम हो या हमारे ऋषि मिश्रा जी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को बेवजह ब्लेम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाने में लगी है, एमपी में सरकार बनाने में लगी थी। अरे भाई, अपने घर को आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं और ब्लेम आप भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। आज कैसी स्थिति बन गई है? लोकतंत्र का क्या मजाक है? विधायकों को इस तरीके से एसओजी लगाकर लाया जा रहा है कि जैसे लग रहा हो वो मतलब
उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। अरे भाई, जब आपको अपने विधायक के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप सरकार क्या चलाएंगे? डिप्टी सीएम पर नहीं है सर, इसीलिए उनको भी तो नोटिस ये भेजा बताइए गया। कौन सी, और कांग्रेस अपने आप को लोकतंत्र की दुहाई देती है। मैं कांग्रेस पार्टी की याद दिलाना चाहूंगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में इन्होंने लगाए, इमरजेंसी इन्होंने लगाई। कांग्रेस में आज भी परंपरा है कि परिवारवाद के अलावा कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की सोच नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता भाई? अब वो आपने कांग्रेस पार्टी को नेहरू गांधी परिवार के नाम पर पेटेंट करा रखा है, तो दिस इज नॉट फेयर। सचिन पायलट जी के साथ इनजस्टिस हुआ है। अब ये देखिए घटनाक्रम, थोड़ा सा तो पेशेंस रख लेते। कल की घटनाक्रम के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, आपने उनको कांग्रेस की पार्टी से जो है सवाल यही है, और इस सवाल के साथ हम फिर आएंगे। विशाल मिश्रा जी, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। सवाल हम यही कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, पार्टी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, डिप्टी सीएम के ओहदे से बरतरफ कर दिया, और उसके बाद जो उनका ट्वीट आया और फिर उनके एक वजीर का जो शेर वाला बयान है, उससे बेबसी झलकती है। इस पर और बात करेंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी बहरान पर कि परेशान सत्य पराजित कौन, और इस पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी, आज बीजेपी ने, शहनवाज हुसैन ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो जनाधार वाले लीडरान हैं, जो अवामी लीडरान हैं, जिनकी पब्लिक में इमेज है, पकड़ है, उनको हाशिए पे ढकेल दिया जाता है, और जो चाटुकारिता वाले हैं, जो चापलूसी करते हैं, उनको ओहदों से नवाजा जाता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो कैसे जनाधार था उनका कि वो 40 एमएलए भी नहीं जुटा पाए। आप एक सियासी तज्जियाकार हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि जो सत्ता में होता है उसके पास लोग ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि अगर तस्वीर इसके उलट होती, सचिन पायलट सत्ता में होते तो अशोक गहलोत 10 विधायकों को भी नहीं बटोर पाते। ऐसा भी तो हो सकता है। अब्बास साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये है कि जब सीएम को लेके विधायकों का राय लिया गया था, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था इलेक्शन के बाद, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद, तो उस समय भी जो संख्या बल था अशोक गहलोत के साथ था। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन सचिन पायलट की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जो विधायकों की जो संख्या थी सचिन पायलट से ज्यादा अशोक गहलोत के फेवर में था, क्योंकि अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, उन्होंने काफी समय दिया है और बहुत ही चालाक नेता हैं। जहां तक आप पॉलिटिकल पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जो बीजेपी के या नुमाइंदे बैठे हैं उनसे आप सवाल कीजिए, क्या वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को राजस्थान के राजनीति से साइडलाइन नहीं कर दिया गया है? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी से उनकी नहीं पटती है। आज आप देखिए कांग्रेस को वहां 1 से सवा साल हो गए सत्ता में आए हुए, इन 1-1.5 सालों के बीच में वसुंधरा राजे ने कितने बार सड़क पे उतर कर अशोक गहलोत सरकार का विरोध किया, या अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध में बयान दिया हो, या ये 3-4 दिन से जो पॉलिटिकल नाटक चल रहा है उसमें बीजेपी के यदि शीर्ष नेता वहां वसुंधरा को आप मानते हैं, तो वसुंधरा राजे इस पूरे खेल में कहीं नहीं दिख रही है, न उनका बयान है। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, जो शीर्ष लीडरशिप के जिनसे संबंध नहीं होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। बीजेपी में आडवाणी हैं, जोशी हैं, वसुंधरा राजे हैं, ऐसे लंबे कतार हैं। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में है, कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में सचिन पायलट को वो सम्मान नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि आपको 26-27 साल में एमपी बना दिया गया, 31 साल में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, 33 साल में आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, 40 साल में आपको 40-42 साल में डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने उस ऊर्जावान नेता को इम्पोर्टेंस दिया, तभी तो आपको इतने बड़े इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो से सुशोभित किया गया। तो ये कहना गलत है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में मतांतर होता है, हर घर में डिफरेंसेस होते हैं। तो उनको ये घर के मालिक
और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि यदि किसी परिवार का सदस्य यदि किसी बात से दुखी है या संतुष्ट नहीं है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना। इस बात से सहमत हूं कि यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सचिन पायलट से बात करते, सचिन पायलट के जो इशू थे उनको पहले एड्रेस किया जाता तो ये नौबत आपको देखने को नहीं मिलता। तो बात कहाँ की सर, उन्होंने तो नोटिस भिजवा दिया अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी लगातार हैं। विशाल जी, जो इल्जाम लग रहे हैं आप से मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में कांग्रेस में तानाशाही वाली जो परंपरा है, रिवायत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है? जैसा कि आज सुरजेवाला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को क्या नहीं नवाजा गया। 26 साल की उम्र में उन्हें एमपी बना दिया गया, 32 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, 34 साल की उम्र में पीसीसी अध्यक्ष बना दिया गया, 40 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी आप उसके सलाहियत, उसकी लियाकत, उसकी अहलियत, उसकी लीडरशिप, उसकी क्वालिटी पर आप ओहदा नहीं दे रहे हैं। आप तो यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अब्बास भाई, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। अभी देखिए ऋषि भाई भी यही बात कह रहे थे, क्या नहीं दिया गया जी, 26 साल में ये दे दिया, ये बना दिया। अरे भाई साहब, आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई तोहफे में नहीं दिया। इट डिजर्व्ड इट एंड ही गॉट इट। उनके अंदर टैलेंट था, अपने दम खम पे वो पाने लायक थे, कैपेसिटी थी, कैपेबल थे, तो उनको मिला। और आज आप जो बयान दे रहे हैं कि हमने क्या नहीं दिया, क्या नहीं बनाया, तो देखिए अभी भी साफ साफ तानाशाही और सामंतवादी प्रवृत्ति साफ साफ झलक रही है। मानवर कांग्रेस पार्टी को दोबारा विशाल जी, वसुंधरा जी कहाँ है? ये भी तो बताइए, समावेशी समीक्षा कीजिए। आप प्रोफेसर हैं, बन जाएगी, किताबों में पढ़ा जाएगा। 1885 में कांग्रेस बनी। भैया वसुंधरा जी कहाँ है? आप ये बताइए ना। लड़ाई के लिए जो कांग्रेस बनी आजादी के बाद, आप प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं, समावेशी समीक्षा कीजिए। अरे हर पॉलिटिकल पार्टी में ये स्थिति है। के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। भैया महारानी कहाँ है? आज कांग्रेस पार्टी को आपने पेटेंट बनाकर रखा हुआ है, नेहरू गांधी परिवार का पेटेंट हो गया है। आप जनता को जाकर क्यों नहीं बताते कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस में कितने विभाजन हुए? कांग्रेस ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी वकालतरी तैयार है, बताते क्यों नहीं आप? और कांग्रेस की इसी तानाशाही और सामंतशाही का नतीजा है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा फूट पड़े। आप देखिए ना, शरद पवार जी अलग हुए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, आप देखिए ना कितने कांग्रेस बने। इसलिए आप ये मत कहिए कि जी नहीं, जो कुछ हुआ ऐसा होता। बात क्यों नहीं किया हाईकमान ने? अभी आप कह रहे थे शायद बात करते तो बात बन जाती, इसलिए नहीं बात किया क्योंकि ये आपका ईगो था, ये आपका अहम है, ये आपकी सामंतवादी सोच है कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो हमारे बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलना पड़ेगा। देयर इज नो सच डेमोक्रेसी इन द कांग्रेस एंड कांग्रेस शुड इंट्रोस्पेक्ट। अब्बास भाई मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कागज के पन्नों में इतिहास के रूप में दर्ज हो जाए। ठीक है। हरिहर रघुवंशी जी, अगर विशाल जी आप ये भी तो बताएं, ठीक है सर, राजे कहाँ हैं? ठीक है ऋषि मिश्रा जी, सालों में क्या ठीक है ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरिहर रघुवंशी जी, कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को आपने देखा जिस तरीके से आपके नेता लोग कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का रेड डलवा दिया। अरे भाई साहब, जो टैक्स निवेदन करेंगे, जो टैक्स के मामले में घोटाला करेंगे, उनके ऊपर रेड नहीं डाला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने 70 सालों में अपना घर का समझ रखा है। ठीक है सर। हरिहर रघुवंशी जी, अगर सचिन पायलट 35 से 40 एमएलए के साथ छापा डलवाते अलग हो जाते हैं तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी ने हालांकि कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं सचिन पायलट के लिए, लेकिन अगर वो 35-40 विधायक लेकर अलग होते हैं तो क्या बीजेपी के अंदर शमूलियत होगी, उसके साथ सरकार बनेगी, या कोई अलग से पार्टी बनाएंगे सचिन पायलट और बीजेपी उनको उसका समर्थन करेगी? मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी का क्या ऑफर होगा, क्या कदम होगा? देखिए, बीजेपी में जो भी काम करने वाला है उसका स्वागत करती है और हर काम करने वाले के लिए दरवाजा खुला रहा है और उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो मदद करती रही है, लोगों का सम्मान करती रही है। उसमें चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कोई और हो, सभी के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपमानित करके लोगों को, उनके टैलेंट को बिल्कुल दरकिनार करके देश से, समाज से और तमाम चीजों से उसको दरकिनार कर रही है, वो बड़ा भैया संजय जोशी में भी बहुत टैलेंट था, संजय जोशी में भी बहुत टैलेंट था, गोविंदाचार्य में भी बहुत टैलेंट था। अरे भैया संजय जोशी में बहुत टैलेंट था, आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा टैलेंट था।
कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं गया। पूरी की पूरी संजय जोशी के साथ क्या किए थे मालूम है? कांग्रेस से निकल के बनी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तमाम रीजनल पार्टियां भैया संजय जोशी के साथ क्या किया था आप लोगों ने मालूम है कि नहीं? रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने 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 भैया ईगो से संजय कभी जोशी के साथ क्या समझौता किया नहीं था की। आपने? अगर कांग्रेस ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ। सीधी किसने बनवा दिया था संजय जोशी का? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरिहर रघुवंशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों खास मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे इस अहम मौजू पर बात की। आज जो ट्वीट किया था सचिन पायलट ने कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और फिर उनके एक हामी वजीर विश्वेंद्र जी ने जो शेर किया कि मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।